हाय गाइस, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो टीकाकरण, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन इनके बारे में जानना चाहते हैं। सो बेसिक से शुरुआत करते हैं कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें इतनी कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, यानी कि बीमारियों से फाइट करने की इतनी ताकत उसमें नहीं होती। तो इसलिए बॉडी बॉडी धीरे धीरे बिल्डअप कर रही होती है ये सारी बीमारी से फाइट करने की पावर, जिन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। ऐसे में बच्चे को मैं कुछ ऐसे वायरस के कुछ ऐसे पार्ट से एक्सपोज कराऊं जो कि उसे बीमार ना करे, लेकिन उसकी बॉडी को ऐसे लगे कि इस वायरस का एक पोर्शन आ चुका है या फिर इस बैक्टीरिया का एक पोर्शन आ चुका है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, जिससे कि वो बच्चा जो है वो उस बीमारी से इम्यून हो जाएगा। तो आगे अगर फ्यूचर में वो बीमारी आई तो वो बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा। यहीं से ही लोगों का पहला डाउट शुरू होता है कि अगर वैक्सीनेशन जो है बड़ी बीमारी है उसके वायरस या उसके बैक्टीरिया से बनी है, तो क्या ये वैक्सीन भी रेयर चांसेस में क्या वो बीमारी कॉज कर सकती है? इसका आंसर ये कि बहुत पहले कुछ वैक्सीन हुआ करती थी जो कि ये काम कर सकती थी, बहुत रेयरली। लेकिन आज की डेट में आप जो भी वैक्सीन देखते हो वो ये काम नहीं करती। सिंपल सा एग्जांपल देखो, इंडिया में लास्ट जो पोलियो का केस आया था वो 2011 में आया था, और उसके बाद यानी कि 9 साल तक करोड़ों बच्चे हर साल पोलियो की वैक्सीनेशन लेते हैं। क्या उसमें से एक सिंगल भी पोलियो का केस आया है? नहीं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? दूसरा, कई लोग पूछते कि क्या ये इफेक्टिव है? तो यही पोलियो का एग्जाम्पल है हमारे पास, या फिर नियोनेटल टेटनस होती है उसका एग्जाम्पल है। ये जो बीमारियां थी पहले बहुत हुआ करती थी। हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि उनके टाइम पर टेटनस का तो वार्ड हुआ करता था और पोलियो का भी वार्ड हुआ करता था। लेकिन आज जो है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन आ चुकी हैं और फ्री में हर बच्चे को ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो ये बीमारियां अब नहीं दिखती। पोलियो 2011 में उसका आखिरी केस आया था, नियोनेटल टेटनस है वो उसका 2015 में आखिरी केस आया था, और बाकी जो बीमारियां हैं वो भी वैक्सीनेशन आने के बाद बहुत कम हो गई हैं। तो ये वैक्सीनेशन जो है ये डेफिनेटली काम करती हैं, तो इस बात का कोई शक नहीं रखना चाहिए। अब आते हैं वैक्सीनेशन कैसे कैसे मिलती है और इसका क्या शेड्यूल होता है। ठीक है, वैक्सीनेशन के देखो दो शेड्यूल्स होते हैं। एक होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री प्रोवाइड करती है, और एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का बनाया हुआ शेड्यूल है, और उसमें आप ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा भी कुछ वैक्सीन होती है वो आप चाहो तो लगवा सकते हो। हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको जो दूसरी वैक्सीन है उनके बारे में भी जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो भी अब बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है वो बच्चे के पैदा होने से पहले शुरू होता है, और वो होता कब है? अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 16 साल की उम्र तक। मैं जो करंट शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये विद टाइम चेंज भी होता रहता है। तो स्टार्टिंग में जब मदर जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तब उसे टेटनस का इंजेक्शन लगता है। 2 टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं 4 हफ्ते के गैप में, और कब लगेंगे वो कभी भी लग सकते हैं। जल्द से जल्द जैसी प्रेगनेंसी होती है उसके कुछ टाइम बाद मदर को टेटनस का इंजेक्शन लगवाना होता है, और उसके 4 हफ्ते बाद टेटनस का दूसरा शॉट लगवाना पड़ता है। अगर अगले 3 साल के अंदर अंदर कोई दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो उसमें सिर्फ बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा। दोबारा से 2 टेटनस के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है, एक बूस्टर से काम हो जाएगा। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म का टीका लगता है। जन्म में क्या क्या लगते हैं? एक होता है बीसीजी का, जो कि टीबी का। हम नहीं चाहते कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको एकदम से टीबी हो जाए, तो एक तो बीसीजी का टीका लगेगा। दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी का टीका, और तीसरा होता है ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है बच्चे को, लेकिन ये सब हॉस्पिटल में ही होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपकी डिलीवरी होनी है वो आप हॉस्पिटल में कराओ और घर में ना कराओ। घर में आप वो सैनिटाइजेशन भी अचीव नहीं कर सकते, आजकल तो वैसे ही वायरस फैला हुआ है, और ये सारी वैक्सीन भी एकदम से इमीडिएटली नहीं मिल पाती। इसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे इंजेक्शन लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? एक तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो की 2 बूंदें होती हैं, ये मिलती हैं। दूसरा पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में 5 तरीके के इंजेक्शन होते हैं, वो एक ही इंजेक्शन में होते हैं और वो मिलते हैं। इससे पहले डीपीटी लगता था, अब पेंटावेलेंट लगता है, और ये लगते हैं बच्चे की जांघ पे। उसके बाद इन्हीं 3 वीक्स पे 5 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं रोटा वायरस वैक्सीन की। तो रोटा वायरस अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसमें हर स्टेट में नहीं आया है, लेकिन काफी स्टेट्स में ये आ चुका है। इसके बाद होता है आईपीवी का इंजेक्शन। आईपीवी का जो इंजेक्शन होता है ये भी पोलियो का होता है, लेकिन ये 6th वीक और 14th वीक पे लगता है। यहां पर लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जब पोलियो की ये वैक्सीन हम दे रहे हैं, तो एक जो पल्स पोलियो के जो प्रोग्राम्स लगते हैं वो कौन सी वैक्सीन होती है? तो वो भी एक पोलियो की वैक्सीन होती है, ये भी पोलियो की वैक्सीन होती है। दोनों अलग अलग हैं, और आपको बच्चों को दोनों देनी होती है, और दोनों के शेड्यूल जो होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आपकी आईपीवी है और कल आपका पल्स पोलियो है, तो आप बड़े आराम से वो दे सकते हो। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज अगर टीकाकरण हुआ है तो कल हम पल्स पोलियो के लिए नहीं जाएंगे। अगर है तो आपको जाना चाहिए।
दोनों की जो वैक्सीन है वो अलग अलग है, कोई आपस में रिएक्शन नहीं होने वाला दोनों का, तो आपको जानना चाहिए। एक और सवाल कई लोग पूछते हैं कि जब पोलियो को गए हुए 9 साल हो चुके हैं तो अभी भी पोलियो की वैक्सीन हमें क्यों मिल रही है, और बल्कि पूरी दुनिया में मिल रही है अभी भी, जबकि 9 साल हो चुके हैं उसको गए हुए। तो एक्चुअली में कुछ कंट्रीज हैं जहां पर कि अभी भी पोलियो है, तो जब तक वहां से नहीं चला जाता पूरे वर्ल्ड में पोलियो की वैक्सीन तब तक दी जाएगी। उन कंट्रीज में भी खत्म होने वाला है, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके कुछ साल बाद ये पोलियो की वैक्सीन भी बंद हो जाएगी। इसके बाद एक इंजेक्शन आता है मीजल्स का। कई जगह पर मीजल्स लगता है, कई जगह पर जैसे दिल्ली में एमआर लगता है, और प्राइवेट वाले एमएमआर लगवाते हैं। इसका पहला लगता है 9वें महीने को और दूसरा 1.5 से 2 साल के बीच में लगता है। इसके साथ कुछ एंडेमिक स्टेट्स में जेई होता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस, उस बीमारी का भी टीका लगवाया जाता है। एमआर का जो लगता है वो राइट अपर आर्म पे लगता है, और जो जेई का लगता है वो लेफ्ट पे लगता है। जेई का हर जगह पे नहीं लगता, अगर दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में नहीं लगता जेई का। उसके बाद 1.5 से 2 साल के बीच में एक डीपीटी का बूस्टर लगेगा, जो पेंटावेलेंट था उसमें से जो डीपीटी आए थे उनका बूस्टर है ये, और एमआर की दूसरी डोज मिलती है। और जहां पर जेई लगा है वहां पर जेई की भी दूसरी डोज मिलती है। इसके साथ जो 1.5 से 2 साल है उसमें ओपीवी का भी बूस्टर देते हैं। इसके साथ जो 9वां महीना है उसमें एक विटामिन ए की ड्रॉपलेट भी दी जाती है, 1 बूंद। और 1.5 से 2 वाले में जब आप टीका लगवाने के लिए आओगे तब आपको 2 बूंद विटामिन ए की देंगे, और फिर आपको हर 6 महीने बाद, जब तक बच्चा जो है वो 5 साल का नहीं हो जाता या फिर उसकी 9 डोजेस कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उसे 2 बूंद विटामिन ए दिया जाता है। जो डीपीटी का हमने पहला बूस्टर अभी दिया था, इसका भी एक दूसरा बूस्टर दिया जाता है। ये दिया जाता है 5 से 6 साल की उम्र में। इसके बाद 10 साल की उम्र में और 16 साल की उम्र में टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। ये था हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन का जो शेड्यूल है, ये तो हर बच्चे को देना ही देना है। इसके अलावा प्राइवेट में कुछ और वैक्सीन दी जाती हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। जो हमने 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में जो एक वैक्सीन, कुछ वैक्सीन ली थी ना, उसमें प्राइवेट में आप चाहो तो एक पीसीवी की वैक्सीन होती है, आप वो भी लगवा सकते हो, दैट इज द न्यूमोकोकल वैक्सीन। इसके बाद 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब आप एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगवा सकते हो। इसके साथ 9 मंथ पे जो टीसीवी की वैक्सीन होती है, जो कि टाइफाइड की वैक्सीन होती है, वो भी दी जाती है। दिल्ली में ये कंपलसरी होती है। इसके बाद आप एमआर के बजाय एक एमएमआर का टीका लगवा सकते हो। एमएमआर में एक मम्प्स जो है वो भी बीमारी कवर करता है। उसके बाद जब आप एमएमआर की दूसरी डोज देने जाते हो तब अगर पहले पीसीवी लगी है तो उसका बूस्टर लगेगा, और वैरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स, इसका भी टीका आप चाहो तो लगवा सकते हो। उसके बाद जब डीपीटी का दूसरा बूस्टर लगवाने जाते हो तब एमएमआर की एक तीसरी डोज भी आती है, वो भी लगवाई जा सकती है, और चिकन पॉक्स जो वैरिसेला है उसकी दूसरी डोज। इसके बाद 10 साल की उम्र में जो हमने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया था, प्राइवेट में आप टेटनस की बजाय टेटनस और डिप्थीरिया का कंबाइंड इंजेक्शन होता है, आप वो लगवा सकते हो। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो टेटनस और डिप्थीरिया वाला जो इंजेक्शन है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ जाए। और भी कई वैक्सीन होती है, आप सेंटर पर जाकर देख सकते हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, थोड़ी सी महंगी है ये, लेकिन आज की डेट में काफी नेसेसरी हो रही है, वो है एचपीवी की वैक्सीन। मैंने इनके शेड्यूल जो है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसके लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप देख सकते हो। एक मिथ है कई लोगों को लगता है, क्योंकि ऐसा कई लोग पढ़ लेते हैं इंटरनेट पे, कि जो वैक्सीन हैं ये ऑटिज्म जैसी बीमारियां कॉज करती हैं। ये एकदम गलत चीज है। कई साल पहले कुछ एक्टिविस्ट ने ये बोलना शुरू किया था, इंडिया में नहीं यूएस में बोलना शुरू किया था कि ये ऑटिज्म कॉज करती है। अगर किसी भी वैक्सीन से ऐसी कोई भी दिक्कत आएगी तो वो मार्केट से इमीडिएटली रिमूव कर दी जाएगी। तो कोई भी वैक्सीन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको ऑटिज्म तो बहुत दूर की बात, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है, वो भी क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वैक्सीन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। इसलिए अगर कभी वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को बुखार है तो आपको बेशक आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए कि इस बार बुखार हुआ तो चलो अगली बार नहीं जाएंगे वैक्सीन के लिए। बॉडी जब इम्यूनिटी बनाती है तो बुखार हो जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज है। आपकी वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करना उनको। एंड अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।